हूँ आप लोगों को, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन रेज किया गया है पाटलिपुत्र एग्जाम में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। उसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ मार्केटिंग। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं उसके आंसर सेम होंगे, ठीक है, ओरिएंटेशन के, कंसेप्ट के, ठीक है, एंड इवोल्यूशन के, कि हाउ marketing concepts was evolved. So the answer will be same in all these three questions. क्लियर होगी बात? उसके अलावा मार्केटिंग का क्या रोल है आपकी इकोनॉमी में, how they are contributed in the economy, and what is the role of marketing manager का क्या रोल है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग, what is the meaning of marketing, who is going to tell me about it, online class and offline class, what is the meaning of marketing, what is the meaning of marketing? Exactly. So basically here they are not only basically rely on the selling, but they are also basically based on प्रोडक्शन कैसे करना है, डिमांड को कैसे एनालाइज करना है, रिसर्च कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, कॉमर्स कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, all these things comes under the marketing. So we can say कि marketing is, meaning of marketing में लिख सकते हो कि marketing is the process of persuading the customers, analyzing the demand and providing the product and services. ये एक लाइन का हो गया मीनिंग। सेकेंड आप क्या लिख सकते हो कि marketing is the process which consists all the functions which is started from the production and end with the customer demand, or we can say customer satisfaction, right? तो ये आपका मीनिंग हो गया मार्केटिंग का। जो डेफिनेशन गिवन है आपके फिलिप कोटलर के द्वारा, ही इज द फादर ऑफ मार्केटिंग। द क्वेश्चन कैन बी अराइज, हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग। एमसीक्यूज आते हैं आप लोग के एग्जाम में, एमसीक्यूज अगर नहीं आते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन, फिलिप कोटलर क्या है, मॉडर्न मार्केटिंग के फादर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। और मार्केटिंग का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग का? तो इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट है, इट इज हेल्प्स इन ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसफर इन व्हाट, ट्रांसफर कैसे होगा? लाइक मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, कस्टमर को परसुएट भी करते हैं, उनके सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखते हैं, कस्टमर फीडबैक, सर्विसेज, अब तो सब कुछ लगभग इंक्लूड हो गया मार्केटिंग में। तो हियर वी आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। सर्विस का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, बट गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होगा। जैसे एग्जांपल में, इफ आई एम परचेजिंग दिस मार्कर फ्रॉम अ सेलर, आई एम गोइंग टू पे 20 रुपीज फॉर दैट, एंड इसका जो पोजेशन है, इसका जो राइट है, ये जो गुड है वो किसके पास ट्रांसफर होकर आ रहा है? मेरे पास। तो यहाँ पर मार्केटिंग जो है वो ट्रांसफर करने में, यानी कि गुड का ओनरशिप ट्रांसफर करने में, एक्सचेंज करने में। यहाँ एक्सचेंज क्या हो रहा है, इसके लिए मैं क्या एक्सचेंज कर रही हूँ? पैसे, ठीक है। सो मनी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, और मूवमेंट्स हो रहा है गुड्स किसके बिटवीन? मैन्युफैक्चरर, सेलर एंड फाइनली बेसिकली कस्टमर। तो यहाँ गुड्स क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। सो मार्केटिंग इज हेल्पफुल फॉर डूइंग ऑल दीज थ्री थिंग्स, ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्लियर हो गई? फर्स्ट पॉइंट डन। द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट, और ये मूवमेंट कैसे होता है ये तो पता है ना तुम लोग को, गुड्स कैसे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना। तो लाइक फर्स्ट इट्स मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर, राइट। नेक्स्ट वन इज marketing is helpful for raising and maintaining the standard of living of the community. अब now the question is that how they are basically responsible for increasing और living standard को improve करने में ये कैसे helpful है? तो ये basically helpful है अगर आप मार्केटिंग कंसेप्ट, अभी आप देखिएगा कि मार्केटिंग में हमें बहुत सारे एम्प्लॉइज की जरूरत होती है। इवन फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग मैनेजर, फिर रिसर्च एनालाइज करने के लिए हर जगह किसकी जरूरत होगी? हमें बहुत सारे एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और यहाँ पर जैसे ही आपका ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज करेगा? एक तो ये हो गया बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, एज वेल एज बाय सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग देम द सुटेबल गुड्स, यानी उनको जो चीज की जरूरत है
उन प्रोडक्ट्स को हम जब प्रोवाइड करेंगे, जैसे अब मान लीजिए कि बहुत गर्मी है, तो गर्मी का सोल्यूशन क्या है? एसी, एयर कंडीशनर। तो दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, वो मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज हेल्पफुल फॉर इंप्रूविंग आवर लिविंग स्टैंडर्ड एंड दे आर बेसिकली हेल्पफुल फॉर फुलफिलिंग आवर डिमांड। ठीक है, सो इट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द नॉर्मल कंज्यूमर्स और पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इट इज बेसिकली बोल सकते हैं ना कि मार्केटिंग में क्या होता है, क्रिएशन होता है, यानी प्रोडक्ट बनता है, डिलीवर होता है, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करा, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, है ना, ये सारी चीजें हो रही है एमआर की वजह से, मार्केट रिसर्च की वजह से। तो ये सारी चीजों को एनालाइज कौन करता है? मार्केटिंग। क्लियर हो गई बात? तो मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आप कस्टमर को भी होल्ड करोगे, कस्टमर को लॉयल बनाओगे, कंज्यूमर बिहेवियर समझोगे, मार्केटिंग रिसर्च करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, प्रमोट करोगे, परसुएट करोगे। सो मल्टीपल थिंग्स द मार्केटिंग इज डूइंग, राइट? नहीं, स्कोप थोड़ा सा अलग है, स्कोप में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एंड आई गेस सबको क्लियर हो ही गया होगा कि मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट इसलिए बेसिकली क्रिएट करता है बिकॉज दिस मार्केटिंग इज अ मैकेनिज्म, जो इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखो तो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होता है, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन में तो वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, प्रमोशन के लिए भी एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो फाइनली इकोनॉमी उसी से हम पता कर सकते हैं ना। तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं क्या करेगी, प्रोडक्ट को, अगर एक कहीं इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना और वो वहीं रह गया तो कभी भी वो हम क्या उससे बेनिफिट ले सकते हैं? वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा जब तक डिलीवर नहीं होगा कंज्यूमर तक, तब तक कोई बेनिफिट है नहीं। और इस डिलीवरी तक, इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक जितने भी प्रोसेस है उन सब में हमें किसकी जरूरत होती है? लोगों की जरूरत होती है। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। क्लियर हो गई बात? और अब तो ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर है, ये भी एक रीजन है कि हमारे पास और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमें कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बहुत सारे स्टोर में रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्लियर हो गई बात? बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज में, इन्वेस्टमेंट, हर जगह पे आप मार्केटिंग को यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव होता ही है, इससे पहले वाला पॉइंट वही तो था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका कैसे इंप्रूव नहीं होगा, जब आपके पास गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी। और गुड्स की अवेलेबिलिटी तो तब होगी ना जब आपको मार्केट में गुड्स प्रोवाइड हो रहा है, वो भी कैसे प्रोवाइड हो रहा है, डिमांड को समझ के। और डिमांड कौन एनालाइज करेगा? एमआर, मार्केटिंग रिसर्च टीम करेगी। आई बात समझ में? तो गुड्स की अवेलेबिलिटी, गुड्स मार्केट में जो अवेलेबल हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर रहा है। बहुत सारे गुड्स जब अवेलेबल होंगे तो आपका प्राइस भी उस गुड का एज सच हाई नहीं होगा कि आप परचेज ना कर पाओ। अर्लियर क्या था, कंपटीशन मतलब बहुत कम, बोल सकते हैं ना, सप्लायर थे, गुड्स भी बहुत लिमिटेड होता था। जैसे आपको याद होगा 1990 से पहले दो तीन वॉशिंग पाउडर अवेलेबल थे, घड़ी, निरमा और ये। और अब आप देखो कितने सारे हैं, multiple options are available, right? If the multiple options are available, the price of goods will be low, and if the price of the goods will be low, then definitely you can purchase a luxurious good and those goods which is basically required, right? तो कहीं ना कहीं आपके लिविंग स्टैंडर्ड, आपके रहन सहन को बढ़ा ही रहा है ना, ये इंप्रूव ही कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं, इट इज हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जीडीपी में तीन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं। सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। एंड द थर्ड वन इज टेरिशरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो हर एक सेक्टर का बेसिकली क्या है यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो मार्केटिंग में यहाँ पर बेसिकली दो सेक्टर, तो हर एक तीनों सेक्टर मार्केटिंग में, मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, उसको भी हम मार्केट में सेल करवाते हैं, उसको दूसरे जगह पे सेल होगा। इंडस्ट्रीज है, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। और सर्विस में आपका ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग सब आपके सर्विस के पार्ट है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो आपका मार्केटिंग है, इट इज हेल्पफुल फॉर बेसिकली ग्रोइंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या है, ये हेल्पफुल है। जितना ज्यादा गुड्स आपका सेल होगा मार्केट में, जितना ज्यादा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपका इनकम इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा आपका कंजप्शन, खास करके डिस्पोजेबल इनकम और कंजप्शन इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो वी कैन से कि लाइक मार्केटिंग इज हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल। तो आई थिंक इतना तो काफी है इंपॉर्टेंस।
काफी है, इतना इतना इंपॉर्टेंस तो आई थिंक। ओके, ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है। नेक्स्ट इज दैट व्हाई मार्केटिंग, ये रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए क्यों? ऑब्वियसली कोई भी मार्केटिंग में कोई भी कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एक आईटी की कंपनी हो, चाहे वो एक प्रोडक्शन की कंपनी हो, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, वो बेसिकली रेवेन्यू के लिए और प्रॉफिट के लिए तो बेसिकली काम करेगी ना। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात? चलिए, मार्केटिंग जो है आपका, इट इज अ न्यूअर कंसेप्ट एज कंपैरिजन टू द सेलिंग कंसेप्ट। जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आएंगे। सो मार्केटिंग इज समथिंग वेयर इट इज रिलाई ऑन द कस्टमर्स नीड एज वेल। कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का डिमांड क्या है, उस चीज पे रिलाई करता है मार्केटिंग। तो दैट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग, यहाँ पर प्रोडक्ट को सिर्फ सेल कर देना, यानी प्रोडक्ट को सिर्फ बेच देना, कौन से कस्टमर को बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, क्या लॉयल रहेंगे कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सेलिंग में नहीं मिलेगा। सो सेलिंग इज अ थ्योरी इन विच द एंटरप्राइज इज टोटली रिलाई ऑन द प्रॉफिट। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कस्टमर्स लॉयलिटी, लॉन्ग टर्म गोल्स, बट हाँ वो शॉर्ट टर्म में चीजों को सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेल हो जाए। ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो आपका मार्केटिंग, जो सेलिंग थ्योरी है, यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सिर्फ निकालना, उनको सिर्फ सेल कर देना, ये है। लेकिन इन द मार्केटिंग वी आर थिंकिंग अबाउट द कस्टमर्स नीड, कस्टमर डिमांड एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आगे बात समझ में, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड वन इज, यहाँ पर जो सेलिंग होता है दैट इज टोटली रिलाई ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे रिलाई करता है। सेलिंग किस चीज पे रिलाई करता है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे। लेकिन आपका मार्केटिंग क्या है? वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे रिलाई करता है। क्यों लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे रिलाई करता है? क्योंकि वो कस्टमर्स को होल्ड करके रखना चाहता है। कस्टमर को क्या करके रखना चाहता है? होल्ड करके रखना चाहता है कि भाई आज अगर किसी ने हमारे यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम परचेजिंग एनीथिंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप ऑफ एनी कंपनी, दैट कंपनी, और जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की जो मैं बात करी थी, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको आज तो प्रॉफिट हो जाएगा, आज 2 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, यू विल गेट द प्रॉफिट। बट हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स आर नॉट एज सच गुड कि आप उसको दोबारा से खरीदो। गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि उस गुड्स को दोबारा से आप परचेज करो। तो सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट को सेल कर देना होता है। सेलिंग में मतलब आप गुड को सेल कर रहे हो बस। लेकिन मार्केटिंग में आप क्या करोगे? गुड्स जो भी आप सेल करोगे क्वालिटेटिव भी होगा, कस्टमर सेटिस्फाई भी हो, है ना। तो लॉन्ग टर्म में वो आपके यहाँ क्या रहेगा? बिल्कुल लॉयल बन जाएगा, कंटिन्यूसली आपके यहाँ परचेज करेगा। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है ना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। और कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है किसी भी कंपनी के साथ, जब उनके प्रोडक्ट का डिमांड एकदम से कम हो जाता है, तो हु इज गोइंग टू होल्ड दिस कंपनी? लॉयल कस्टमर। ट्रू। सो इन शॉर्ट, मार्केटिंग्स आर बेसिकली rely on the long term profits, long term gain। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, अब सेलिंग का जो कंसेप्ट होता है, ये बेसिकली ये किस चीज पे कंसंट्रेट करता है? सेलिंग पे। सेलिंग वाले पे जो, अगर हम सेलिंग कंसेप्ट को देखें तो दैट रिलाई ऑन द प्रोडक्ट, एंड जो मार्केटिंग होता है दे रिलाई ऑन द कस्टमर। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज मार्केटिंग रिलाई ऑन द प्रोडक्ट, सेलिंग सॉरी, एंड मार्केटिंग रिलाई ऑन द कस्टमर्स पॉइंट, यानी कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर नीड पे रिलाई करता है। अगर हम ओरिएंटेशन देखें, अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें कि बेसिकली ये दोनों किस चीज को वैल्यू देता है, तो जो सेलिंग है वो किस चीज को वैल्यू देगा? वॉल्यूम को। मतलब दे ऑलवेज ट्राई टू सेल अ मास, बल्क में सेल करना, ज्यादा से ज्यादा सेल करना। एंड मार्केटिंग इज टोटली बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉफिट लेकिन बाय द अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। ठीक है। अगर हम ये इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है वो भी करवा देती हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज है, याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी का मतलब समझते हो क्या होता है? तरीका, क्या वे है, क्या तरीका है। तो जो आपका सेलिंग होता है ये ज्यादातर आपका पुश स्ट्रैटेजी होता है। पुश और पुल स्ट्रैटेजी पता है क्या होता है? सी, पुश स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम कस्टमर्स को परसुएड करते हैं कि आइए और हमारे प्रोडक्ट को ले जाइए, मतलब एक तरीके से हम उनको पुश करते हैं, कंपेल करते हैं खरीदने के लिए। और पुल स्ट्रैटेजी समथिंग कि कस्टमर्स खुद, आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिएगा और कस्टमर उसको खुद देखकर अपने आप उसका नीड जनरेट हो और वो प्रोडक्ट को खरीदे। तो मार्केटिंग जो है
एग्जैक्टली जो आईफोन है, दे आर नेवर यूज द पुश स्ट्रैटेजी. द कस्टमर्स आर विलिंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ obviously that phone, right? So they are basically rely on the pull strategy, the positioning of that company, the way they are basically establish the status of that particular product. That is because of the advertisement and because of the better marketing. तो हाँ वो भी जस्ट ऑपोजिट भी होता है, वो अलग कंसेप्ट में है. लेकिन एक पुश और पुल स्ट्रैटेजी हमेशा समझना कि पुश इज समथिंग, जैसे एक माइग्रेशन को ले ले, पुश और पुल स्ट्रैटेजी वहां भी यूज होता है. जैसे मान लो कि एक गांव में बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया. अब वहां के लोगों की क्या हो गई, मजबूरी. क्या हो गई, मजबूरी है कि वो दूसरे जगह पे क्या हो, शिफ्ट हो. तो इसको कहते हैं पुश, यानी कोई ऐसी चीज है जो आपको धक्का दे रही हो कि जाओ और खरीदो. ठीक है. और पुल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एक गांव है, उस गांव में बच्चे बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए, उस गांव में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जहां रह रहे हैं वहां इतनी सुविधा नहीं है, और उनको बाहर का एटमोस्फेयर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अटेंशन. यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है, आपकी मर्जी है. पुल इज समथिंग वेयर यू आर विथ योर ओन कंसेंट, योर नीड इज जनरेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो मार्केटिंग का काम यही है, वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप प्रोडक्ट खरीदिए, बट योर नीड विल बी जनरेटेड लाइक दैट. जैसे आपने एडवर्टीजमेंट देखा, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट में आ रहा है कोई क्रीम का, फेयरनेस क्रीम का. तो व्हेन यू विल सी दैट, आपका अपने आप से नीड ऐसे जनरेट हो रहा है कि मैं जाके उस क्रीम को परचेज करूं, खुद से लग रहा है कि नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज वट एवर दे आर सेइंग अबाउट दैट प्रोडक्ट. नीड से खुद से जनरेट होना है. यस सुनील, जी में डिफरेंस समझ आया? तो पुश को हम एक निगेटिव लेते हैं, तो बेसिकली सेलिंग वही करता है. सेलिंग क्या करेगा, वो आपको पुश करेगा, कंपेल करेगा, खरीदो खरीदो प्रोडक्ट खरीदो, डिस्काउंट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एक पे एक फ्री ले लो, चाहे सेल्स प्रमोशन को यूज करना पड़े. पुश स्ट्रैटेजी होता है. एंड द पुल स्ट्रैटेजी इज समथिंग वेयर द मार्केटिंग में एक आप एक बोल सकते हैं ना, एक बेटर तरीका यूज करोगे कि प्रोडक्ट के खरीदने के लिए खुद से लोग आए और खरीदे. जैसे रॉयल इनफील्ड जब वो आया था, जब उसका डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ा तो 6-6 महीने वेटिंग पे चलता था. तो यहाँ पर क्या उसको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है एक्सट्रीम, उसका डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बहुत, सप्लाई से ज्यादा उसका डिमांड है. So that is happening because of the positioning of that particular brand, right? So marketing is basically work on this. They are basically उनको इमेज बनाने पे वो ज्यादा फोकस करते हैं. लेकिन वही सेलिंग इज समथिंग कि इमेज बने ना बने, प्रोडक्ट को सेल करो. ठीक है. सो सेलिंग इज बेसिकली यूजिंग पुश स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग इज यूजिंग पुल स्ट्रैटेजी. ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें, मीनिंग क्लियर हो गया, फंक्शन समझ में आ ही गया कि यहाँ पर जो सेलिंग कंसेप्ट होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है कभी भी डिमांड के हिसाब से नहीं बनेगा, जो भी बन रहा है उसको बेच दो. और मार्केटिंग में क्या होगा, पहले डिमांड को हम मार्केट रिसर्च से एनालाइज करेंगे, फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएंगे और फिर मार्केट में उसको सेल करेंगे. तो दिस इज मार्केटिंग. एंड सेलिंग इज समथिंग व्हाट एवर इज प्रोड्यूसिंग, जो भी बन रहा है उसको बेच दो, बस ये है डिफरेंस. ठीक है. 10-15 डिफरेंस है, उसका मैं नोट्स भेज दूंगी. चलिए, ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास में लर्न करने का तरीका एक है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. ठीक है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बस सेलिंग, प्रोडक्ट सेल. नेक्स्ट है कि रिलाई ऑन द वॉल्यूम, बहुत ज्यादा क्या करना है, सेल करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज रिलाई ऑन द प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है. ये क्या होगा, पुश, ये आपका पुश स्ट्रैटेजी है सेलिंग. मार्केटिंग क्या है, पुल स्ट्रैटेजी यूज करता है. फोकस किस में है, सेलिंग का फोकस क्या होता है, सेल करना, और उसका फोकस क्या था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ये सब तो मैंने शायद करवा ही दिया सब. ठीक है. क्लियर हो गए पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट वेरियस मार्केटिंग कंसेप्ट. And one more concept was arise, that is holistic marketing concept. Holistic marketing concept. हाँ, holistic marketing concept. ठीक है. So here are we are basically talking about the major जो है कौन कौन से concepts, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला कौन सा concept आता है, production concept.
So in this concept, production concept में क्या होगा कि basically the company जो basically जो manufacturer है, जो company है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्ट बनाती जाएगी, और ये बहुत ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, 19th सेंचुरी से भी पहले का कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। यहाँ कस्टमर्स के डिमांड को, कस्टमर के नीड को, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, बस मार्केट में क्या किया जाता था, प्रोडक्ट को बस बना दिया जाता था। प्रोडक्ट बनाओ और उसको हर जगह अवेलेबल कराओ, नहीं, दे आर वर्किंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली। उनको लगता था कि प्रोडक्ट बन गया है, अब आपने मान लो कि 500 बेसिकली यूनिट्स किसी प्रोडक्ट को बनाया है, अब उसको हर जगह कहाँ कहाँ अवेलेबल कराना है, अवेलेबिलिटी पे ध्यान देता था और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देता था। मास वॉल्यूम में प्रोडक्शन, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, और उसको हर जगह पे अवेलेबल कराना, और इन इकोनॉमिकल कॉस्ट, यानी कि सस्ता से सस्ता, कि सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाए। So that is something which is production concept. Here we are basically focuses on the three things. First one is production, second one is availability, and third one is price. ठीक है, यानी इकोनॉमिकल प्राइस, यानी सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली जब मास प्रोडक्शन होगा, किसी भी चीज का जब मास प्रोडक्शन होता है तो वो क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट बनाने में लो पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप सेल तो उसको कम ही रेट में करोगे ना। तो दे आर बेसिकली रिलाई ऑन दिस। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट समझ में आया सबको? प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होगा कंज्यूमर को, और हाईली अफोर्डेबल होगा, इकोनॉमिकल होगा, प्राइस कम होगा। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पर ये थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट है, बिकॉज ये कस्टमर के डिमांड वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा है। और प्रोडक्शन कंसेप्ट को हम ये भी कहते हैं मायोपिया। मायोपिया एक तरीके का एक आई से रिलेटेड क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें लोगों की दूरदर्शिता, मतलब दूर तक की नजर अच्छी नहीं होती, दूर तक हम नहीं देख पाते प्रॉपर। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट इज, वी कैन से दैट इज अ मायोपिक कंसेप्ट, यानी ये दूर तक बेसिकली अपनी कंपनी को जाता हुआ नहीं देख पा रहा है, दूर तक कस्टमर्स को कैसे होल्ड करना नहीं देख पा रहा है, ये शॉर्ट टर्म में काम कर रहा है। नहीं, कंसेप्ट चेंज हो चुका है, अब ये बहुत ओल्डर कंसेप्ट है, ठीक है। यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ मार्केटिंग का, कैसे प्रोडक्ट को हमने सेल करना शुरू किया, कैसे मार्केट में एक्सचेंज होना शुरू हुआ, कैसे हमने ये सारी जो चीजें शुरू हुई थी, बेसिकली ये फर्स्ट कंसेप्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट ही था। प्रोडक्ट बनाओ और मार्केट में बेसिकली उसको अवेलेबल करवा दो, अवेलेबल कराओ, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पर बस कोशिश किया जाता था कि मिनिमाइज कर दे प्रोडक्शन कॉस्ट को, ताकि वो अफोर्डेबल हो, ठीक है। और ये बस ये एक फेवर वो कस्टमर के लिए करता था ताकि वो खरीद सके, ठीक है। और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कराना। अब ये सिचुएशन, जो दिस प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है, ये कहाँ के लिए एप्लीकेबल है, मतलब दो सिचुएशन में ये प्रोडक्शन कंसेप्ट एप्लीकेबल है। पहला सिचुएशन है, वन व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एक्सीड द सप्लाई। मतलब प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें तब रिलाई करना चाहिए प्रोडक्शन कंसेप्ट पे, ये बहुत ओल्डर कंसेप्ट है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये दो कंडीशन में कब एप्लीकेबल होगा, कि जब आप देखो कि डिमांड किसी प्रोडक्ट का काफी ज्यादा हाई है, जितना सप्लाई नहीं है। जैसे अभी कोविड में वैक्सीन का और इसका ये चीज हुआ, सिचुएशन हुआ था, बीच में ऐसा आया था, और आपके रेमडेसिविर एक मेडिसिन था जिसके साथ ये बहुत ज्यादा हुआ था, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा ये चीज हुआ था, डिमांड एकदम से बढ़ गया और सप्लाई कंपैरेटिवली नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सब चीजें, हमें सिर्फ प्रोडक्शन करने पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन, प्रोडक्शन कंसेप्ट को कोई भी कंपनी को तब अडॉप्ट करना चाहिए जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा। कंडीशन क्लियर हुआ फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम क्या देखेंगे कि बेसिकली बस प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, कस्टमर को बस प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन ज्यादातर इमरजेंसी वाले प्रोडक्ट के लिए ज्यादा होता है, जहां पर हम प्रोडक्शन कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोडक्ट जिसमें तुरंत से तुरंत जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि प्रोडक्शन, और दूसरा हमें प्रोडक्शन कंसेप्ट तब बेसिकली एक्सेप्ट करना चाहिए, एप्लीकेबल तब है जब प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। मान लो कि कोई प्रोडक्ट आया, XYZ कोई भी प्रोडक्ट आया, उसका कॉस्ट स्टार्टिंग में बहुत हाई है, जब आपने प्रोडक्शन शुरू किया और आपने जब एक्सट्रीम लेवल पे आप प्रोडक्शन करोगे तो डेफिनेटली आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच करोगे। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच करोगे वैसे आप प्रोडक्ट का कॉस्ट लो कर दोगे कंपैरेटिवली टू योर कॉम्पिटिटर,
आई बात समझ में? तो दो कंडीशन पे आप प्रोडक्शन कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए. फर्स्ट कंसेप्ट इज कि जहां पर डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, एंड सेकेंड कंडीशन व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी हाई इन द मार्केट. प्रोडक्ट का प्राइस एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर का बहुत ज्यादा हाई है, या फिर आप भी जो प्रोडक्ट सेल करो उसका प्राइस आपने हाई कर रखा है, सेल होगा. तो प्रोडक्शन कंसेप्ट मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो इकोनॉमी स्केल रीच करोगे ना. तो क्या करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसको लो कॉस्ट में आप मार्केट में सेल कर पाओगे. तो ये दोनों कंडीशन में यू कैन अप्लाई दिस प्रोडक्शन कंसेप्ट. क्लियर हो गई बात? समझ में आया दो कंडीशंस? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. अब ऐसे जो कंपनीज होते हैं जो लेस मार्जिन में प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं, ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म तक भी टिक सकते हैं. प्रोडक्शन कंसेप्ट ऐसे तो अभी एप्लीकेबल बहुत सारी कंपनी नहीं करती हैं. द रीजन है कि ये बाकी फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना. लेकिन जब ऐसे एक दो सिचुएशन आएगा तब वहां पर आप यू कैन यूज दिस. अब जैसे तुम लोग देखो ना, प्रोडक्शन कंसेप्ट Amazon यूज करती है कि नहीं? कहीं ना कहीं दे आर यूजिंग दैट बिकॉज दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास रहता है. चीप से चीप प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा, उससे सस्ता भी बहुत प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना. आपको हर एक वैरायटी में मिल जाता है. अब यहाँ तक कि आप देखो Amazon और कुछ रिटेल स्टोर ऐसे हैं जहां पर दैट इज फ्लडेड विद द चीप प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना, है ना. बहुत सारे ऐसे स्टोर है जहां पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते सस्ते दिखेंगे, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट कहाँ के होते हैं? ज्यादातर चाइना के होते हैं. अब ये चीज छोड़ो, अब आप स्मार्टफोन्स देख लो. जो चाइनीज स्मार्टफोन्स है वो मार्केट में कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, फ्लडेड रहते हैं, है ना. चलिए ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट पे. प्रोडक्ट कंसेप्ट मैं तुम्हें बता दूं एक चीज तुम लोगों को ऐसे ही करें. प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है बेसिकली? यहाँ पर प्रोडक्ट कंसेप्ट में कंज्यूमर विल फेवर द प्रोडक्ट. कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को फेवर करेगा जिसकी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है एंड इनोवेटिव फीचर्स है. सो हेयर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में. प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, कंपनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करेगा. लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस होगा कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में वी आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट द अफोर्डेबल कॉस्ट, राइट. बट हियर इन दिस सिचुएशन इन द product concept, they are not thinking about the affordable cost and price. Whatever cost they are incurring for making that best product, they are basically sell that in high cost as well. अब ये कौन सी जगह पे सुटेबल है? खैर नाम से पता लग रहा होगा, जहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो. With those industries who are making the technological products, they can use this product concept. Like they are basically rely on the quality of the product, but they are selling that product at high cost. True. वॉशिंग मशीन सबसे पहले क्या था? मैनुअल वॉशिंग मशीन आया 9,000 पहले जब आया तो महंगा था, क्योंकि उस समय और वैसे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे. उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक आया, तो ऑटोमेटिकली जो पहले वाला पुराना टाइप वाला जो था आपका फीचर वाला वॉशिंग मशीन, उसका प्राइस क्या हो गया? लो हो गया. अब फुली ऑटोमेटिक आ गया है ना. तो सेमी ऑटोमेटिक का प्राइस क्या हो गया? लो हो गया. तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा है, इनोवेटिव फीचर्स इंक्रीज होता जा रहा है. तो वैसी कंपनीज जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या हो सकता है? सूटेबल हो सकता है. आई बात समझ में? तो प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करना, यहाँ पर कस्टमर के डिमांड की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर के लिए इंप्रूव क्वालिटी में प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की बात हो रही है. ठीक है. मतलब 20th सेंचुरी से पहले अगर हम मतलब वही 19th सेंचुरी में 1920s 1910 की बात करें तो उस समय ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा था. ठीक है. दे आर बेसिकली 1930s के अराउंड तक ये कंसेप्ट चला है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने में आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी इंप्रूव कर दी कि वो अफोर्डेबल ही नहीं रहा, मतलब कई बार वो बहुत महंगा हो गया. ठीक है. अब इसी वजह से मतलब वी कैन से दैट कि अब इसकी जो सुटेबिलिटी है समझ में आई गया होगा कहाँ सुटेबल है. इनोवेटिव प्रोडक्ट बन रहा है, नया टाइप का टेक्नोलॉजी यूज हुआ हो रहा है, वहां के लिए वी कैन बेसिकली यूज. अब तुम देखो ना, बहुत सारे लोग हैं, आज भी फ्लॉपी डिस्क पहले चलता था, अभी कोई लेते हैं? अभी सब क्या यूज करता है? पेन ड्राइव वगैरह यूज करना. मोबाइल में ही देख लो ना कितना स्टोरेज आजकल प्रोवाइड होता है. तो बेसिकली वी कैन से कि ये वैसे जगह के लिए सुटेबल है जहां पर तुरंत तुरंत टेक्नोलॉजी जो है ना तुरंत तुरंत रिमूव होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है. वैसे कंपनीज दे कैन यूज द प्रोडक्ट कंसेप्ट. बिकॉज अगर आप कोई इनोवेटिव और नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओगे तो कोई भी उसके लिए महंगा प्राइस देने के लिए भी रेडी होगा. ये अलग बात है कि एवरी पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. तो दिस इज प्रोडक्ट कंसेप्ट.
ठीक है, बाकी के जो 3 कंसेप्ट बचे हुए हैं इसमें, और जो आपके 5 कंसेप्ट है, एक बार होलिस्टिक कंसेप्ट भी अच्छे से बता दूंगी, तो ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से करना है। ठीक है, अब